गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, इकोनॉमी का एक सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो मैं कब से बोल रहा हूँ कि जितने भी अभी तक मैंने इस आर्टिकल को, बहुत सारे आर्टिकल को एक्सप्लेन किया, उसमें क्या बोला जा रहा है कि भारत में जो भी क्विक रिस्पॉन्स होता है वो करता है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं है। तो इसमें भी वही है। ठीक है, लेकिन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? टाइम बॉट नॉट प्रॉब्लम सॉल्व, इंडियाज बफर कैन मैनेज मार्केट फॉर नाउ, बट हार्ड पॉलिसी चॉइस स्टिल लाई अहेड। ठीक है, देखिए क्या कोर मैसेज है। इंडिया की इकोनॉमी अभी स्टेबल दिख रही है। ठीक है, क्यों दिख रही है? क्योंकि आरबीआई और गवर्नमेंट ने कुछ टेम्परेरी मेजर्स लिए हैं। मार्केट पैनिक नहीं कर रहा है अभी, लेकिन फंडामेंटल प्रॉब्लम जो है अभी भी मौजूद बनी हुई है। आगे हमें, फ्यूचर में हमें जो है एक कठिन, एक कह सकते हैं एक रोबस्ट पॉलिसी डिसीजन लेने होंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी कैसे मैनेज कर रहा है? आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई ने $85 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व का यूज किया है। ठीक है, रुपया जो गिर रहा था, इतना तेज रुपया, इतना तेजी से डिवैल्यू कर रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए। और आपने अगर मेरा ये एनडीएफ ऑफशोर करेंसी मार्केट को कंट्रोल करने वाला अगर वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो प्लेलिस्ट है द डेली एनालिसिस, उसमें जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एनडीएफ क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लिमिट किया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ने एनडीएफ मार्केट को लिमिट किया है। ठीक, तो क्या, कैसे मैनेज कर रहा है? फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर मार्केट में डाल के पैसे को कंट्रोल, रुपए को कंट्रोल कर रहा है डिवैल्यू होने से, और एनडीएफ मार्केट को कंट्रोल किया। ठीक है, तो कैसा काम कर रहा है? आरबीआई एक फायर फाइटर की तरह काम कर रहा है, आग बुझा रहा है, लेकिन जहां से आग लग रही है तो आग लगने की वजह नहीं हटा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसमें ये आर्टिकल का कोर मैसेज क्या है कि टेम्परेरी मेजर्स ले रहा है। ठीक, लेकिन फंडामेंटल प्रॉब्लम अभी भी मौजूद है। तो क्या है? फॉरेक्स रिजर्व का यूज किया है, एनडीएफ मार्केट को लिमिट किया गया है। इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिला है? एफडीआई और एफपीआई दोनों बढ़ा है। ठीक है, एफपीआई शॉर्ट टर्म का, और एफडीआई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोला जाता है इनको। ठीक, और एक्सटर्नल डेफिसिट टेम्परेली मैनेज हुआ है इनकी वजह से। ठीक, लेकिन स्टेबल नहीं है, ये ध्यान रखना है, लेकिन स्टेबल नहीं है। ठीक, अब यहीं पे रुकते हैं। मेन चीज हमें क्या बताना, आर्टिकल क्या बोल रहा है कि जो भी आरबीआई द्वारा मेजर्स लिए गए, जो भी उसने डिसीजन लिया है, वो टेम्परेरी है। मैनेज मैनेज अभी क्या हो रहा है? केवल मैनेज किया जा रहा है, कोई हार्ड डिसीजन या फंडामेंटल प्रॉब्लम ठीक नहीं किया गया है। ठीक, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, क्योंकि ये फंडामेंटल है, आपकी इकोनॉमी की क्लास में पढ़ाया जाता है। इकोनॉमी की जब आपकी क्लास चलती है, फाउंडेशनल क्लासेस, तो उसमें ये सारी चीजें बताई जाती है। तो हमें देखना क्या क्या है, देखिए, हमें देखना है आज करंट अकाउंट डेफिसिट, फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, एफडीआई एफपीआई आप जानते हैं, फिजिकल डेफिसिट देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है ये देखेंगे। ये चीजें कंप्लीट करने के बाद फिर हम वापस आएंगे इस पे। ठीक है, फिर हम इस पे वापस आएंगे। इनको कवर करने के बाद हम वापस आएंगे, फिर से इस आर्टिकल को देखेंगे, फिर 5 क्वेश्चन करेंगे प्रीलिम्स के, फिर मेंस के भी देखेंगे। तो पहला क्या देखने वाले हैं हम? पहले हम बैलेंस ऑफ पेमेंट देखते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या है, उसी में करंट अकाउंट डेफिसिट भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट से जुड़ता है। अगर आपने फाउंडेशनल क्लास किया होगा तो उसमें आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा होगा। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? दो अकाउंट होते हैं इसमें, एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, तो करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? गुड्स आती है, और गुड्स को क्या बोला जाता है? विजिबल ट्रेड। ठीक, दृश्य वस्तुएं। गुड्स में क्या है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। जैसे मान लीजिए इंडिया क्या है, एक्सपोर्ट क्या करता है? सॉफ्टवेयर का। इम्पोर्ट क्या करता है? क्रूड ऑयल का। तो ठीक है, गुड्स आ जाता है। दूसरा सर्विसेज आती है, इसको सर्विसेज को क्या बोला जाता है? इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड, इसमें क्या आता है? आईटी सर्विसेज आती हैं, टूरिज्म आता है, बैंकिंग आता है, ये सारी चीजें। और आपके लिए जानकारी के लिए बता दिया जाए कि करंट अकाउंट किस पे फोकस करता है? ये डायरेक्टली इनकम कंजम्पशन से रिलेटेड होता है। इनकम और कंजम्पशन, ठीक, उससे रिलेटेड होता है करंट अकाउंट। ठीक है, दूसरी दो चीजें हो गई। तीसरी चीजें, एग्जांपल के लिए देखिए, इंडिया क्या है? आईटी सर्विसेज जो है एक्सपोर्ट करता है, इन्फोसिस टीसीएस ये सब करते हैं। तीसरी चीज इनकम, ये करंट अकाउंट में है। इनकम जैसे सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, जो अब्रॉड से हमें मिलता है, ये इसमें आता है। ठीक है, इंटरेस्ट, मान लीजिए हमने किसी चीज में इन्वेस्ट किया है अब्रॉड में, ठीक, अब उसका इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, लाभ वगैरह मिल रहा हो, तो ये इसमें आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इंडियन कंपनी को यूएस से कोई प्रॉफिट मिले, तो ये किस में आएगा? इनकम में आएगा। ट्रांसफर यानी रेमिटांस, ट्रांसफर, रेमिटांस यानी एनआरआई जो पैसा भेजते हैं जो, ठीक, ये रेमिटांस वगैरह। एग्जांपल के लिए गल्फ में काम करने वाले इंडियंस जो होते हैं वो पैसा भेजते हैं, ये ट्रांसफर्स में आते हैं। तो ये क्या है? ये सब करंट अकाउंट में आते हैं, करंट अकाउंट में गिना जाता है। ठीक है, अब देखिए करंट अकाउंट में क्या होता है, करंट अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? तो जब भी आपको बोला जाए तो करंट अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? करंट अकाउंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? करंट अकाउंट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस नेट इनकम प्लस नेट ट्रांसफर। आई रिपीट, करंट अकाउंट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट
प्लस नेट इनकम प्लस नेट ट्रांसफर। ठीक है, तो ये होगा करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, अब आते हैं सीएडी क्या होता है। पहला वाला करंट अकाउंट डेफिसिट, सीएडी। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, जब इंपोर्ट, जब आयात जो है बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, और निर्यात बहुत कम रहे, ठीक, तो उसको बोला जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। फॉर एग्जांपल देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, इंपोर्ट हमने बहुत ज्यादा किया, इंपोर्ट हमने बहुत ज्यादा किया और एक्सपोर्ट जो है उससे कम कर दिया, तो इसको करंट अकाउंट डेफिसिट में माना जाता है। ठीक है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम, करंट अकाउंट डेफिसिट है ये, इतना ही याद रखिएगा। अब देखिए करंट अकाउंट हम देखना है, कैपिटल अकाउंट हमने क्या देखा अभी, करंट अकाउंट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में एफपीआई, एफडीआई, लोन वगैरह आते हैं। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, और जो करंट अकाउंट होता है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है, शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन वगैरह हो गया उसको रिकॉर्ड करता है। और कैपिटल अकाउंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एसेट से रिलेटेड होता है, इसीलिए इसमें एफडीआई होता है। जैसे कंपनी में बाहर के लोग इन्वेस्टर आए, हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक, एफपीआई हो गया जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। लोन वगैरह हो गया वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से जो हम लोन लेते हैं, ठीक, तो ये कैपिटल अकाउंट में गिना जाता है। बैंकिंग कैपिटल हो गया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग हो गया, ये क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में आता है। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, एफडीआई प्लस एफपीआई प्लस लोन्स प्लस बैंकिंग कैपिटल। ठीक, ये है कैपिटल अकाउंट, समझ में आया। देखिए, और कैपिटल अकाउंट जो है सरप्लस क्या है, हम करंट अकाउंट डेफिसिट पढ़ रहे थे, हम कैपिटल अकाउंट सरप्लस क्या होता है, जब इंडिया में अधिकांश इन्वेस्टमेंट आने लगे, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने लगे, तो उसको बोला जाता है करंट अकाउंट सरप्लस। ठीक है, आप देखेंगे ज्यादातर मामलों में हमारा करंट अकाउंट जो है डेफिसिट में ही रहता है, और जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है वो सरप्लस में रहता है। ज्यादातर मामलों में यही होता है, आप लंबे टाइम से अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि हमारा करंट अकाउंट मोस्ट ऑफ द टाइम डेफिसिट में रहता है। देखिए, तो करंट अकाउंट क्या है, शॉर्ट टर्म है, कैपिटल अकाउंट लॉन्ग टर्म है, और इसका इम्पैक्ट क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट किसको इफेक्ट करता है, हमारी करेंसी को। जब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है ना, तो हमारी करेंसी क्या करती है, डी वैल्यू कर जाती है, डी वैल्यू करती है। और जो कैपिटल अकाउंट है, और उसमें जब कैपिटल इनफ्लो होता है, कैपिटल इनफ्लो होता है जब हम सरप्लस में जाते हैं, ठीक, तो करेंसी मजबूत होती है हमारी। ठीक है, रुपया मजबूत होता है, समझ में आया। ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है, शॉर्ट टर्म की चीजों पर फोकस करता है, कैपिटल अकाउंट लॉन्ग टर्म पे। ठीक, और करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, गुड्स सर्विसेज, ठीक, ट्रांसफर वगैरह हो गया, इनकम हो गया, ये सारी चीजें आएंगी। और कैपिटल अकाउंट में एफडीआई, एफपीआई, लोन्स वगैरह ये सब आते हैं, समझ में आया। ये हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट में, हमने सीएडी देख लिया, करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या, इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम। ठीक, अब हमें दूसरा देखना है फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, देखिए, किसी देश के पास रखी हुई विदेशी मुद्रा। फॉरेक्स रिजर्व जब बोला जाए तो बोला जाए देश के पास रखी हुई, किसी भी देश के पास रखी हुई विदेशी मुद्रा, जैसे डॉलर हो गया, सोना हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति हो गया, ठीक है, जिसका यूज क्या है, जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है। फॉरेक्स रिजर्व की बात कर रहे हैं, किसी की देश के पास रखी हुई विदेशी मुद्रा, किसी भी देश के पास, भारत के पास हो सकता है, पाकिस्तान के पास हो सकता है, चाइना के पास हो सकता है, श्रीलंका के पास हो सकता है। ठीक, किसमें, डॉलर में, सोने में, अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति में, जिसका वो यूज क्या करे, जरूरत पड़ने पर करे। ठीक है, तो इंडिया में से कौन संभालता है, आरबीआई संभालता है, फॉरेक्स रिजर्व को आरबीआई संभालता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आप किसान है, ठीक, आप किसान है, आपके पास सिर्फ रुपया नहीं है, आपके पास सिर्फ रुपया नहीं है, बल्कि कुछ डॉलर है, सोना है, बाहर से मिलने वाले पैसा भी आपके पास है। ठीक, आप किसान है, आपके आपके पास कोई रुपया नहीं है, रुपया के अलावा भी बहुत सारे करेंसी टाइप के कुछ हैं, डॉलर है, सोना है, बाहर से मिलने वाले कुछ पैसे जमा है। ठीक है, तो जब कभी जो है आपको विदेश से सामान खरीदना हो, किसान को विदेश से सामान खरीदना हो, या देश की मुद्रा कमजोर हो जाए, ठीक है, किसान को बाहर से कुछ खरीदना हो या देश को खरीदना हो, देश को रख लीजिए, आपको कुछ खरीदना है, रुपया कमजोर हो जाए, तो आप क्या है, ये बैकअप पैसा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉरेक्स रिजर्व क्या है, एक बैकअप पैसा, ये बैकअप के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या होता है, पहली बात, फॉरेक्स रिजर्व एक बैकअप पैसा है जो हर देश की जो सेंट्रल बैंक है उसको संभालती है। ठीक, और विदेशी मुद्रा में रखते हैं बैकअप के रूप में, जब कुछ खरीदना हो, बाहर से रुपया कमजोर होने लगता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या होता है, पहला, फॉरेन करेंसी असेट, एफसीए। ये जो मैं बता रहा हूँ कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, आप फाउंडेशनल क्लास में इसको पढ़ते हैं इकोनॉमी के। ठीक है, फॉरेन करेंसी असेट, एफसीए। ठीक है, जैसे यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया, रेनबे हो गया, ये सब फॉरेन करेंसी असेट्स है। यूएस डॉलर, यूरो, इन सब में हम फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं। दूसरा,
गोल्ड रिजर्व, गोल्ड में रखते हैं। और अपने मेरी पिछली क्लासेस अगर देखी हो तो उसमें गोल्ड रिजर्व की बात की गई है कि ट्रेंड क्या देखा जा रहा है, सभी लोग गोल्ड रिजर्व रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात एसडीआर में रखते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। एसडीआर क्या होता है ये नहीं बताने जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। हमारा फोकस क्या है इस आर्टिकल के थ्रू आपको समझाना केवल। लेकिन ये जो आप फॉरेक्स रिजर्व है ये एग्जाम्पल में आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए एसडीआर ये कौन है, फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या होता है वो बता रहा हूँ। तो फॉरेन करेंसी एसेट हो गया, गोल्ड रिजर्व हो गया, एसडीआर हो गया, और आईएमएफ रिजर्व पोजिशनिंग हो गया, ये होता है। ठीक है, तो फॉरेक्स, अब सवाल है कि फॉरेक्स रिजर्व क्यों जरूरी है, हमें फॉरेक्स क्यों रखना चाहिए। पहली बात, इंपोर्ट के लिए, आयात के लिए। हमें तेल, मशीनें, टेक्नोलॉजी खरीदनी होती है तो हमें डॉलर में पेमेंट करना होता है। ठीक है, और डॉलर में हम रिजर्व रखते हैं बहुत सारा, मतलब डॉलर में भी रखते हैं, सोने में भी रखते हैं, और भी करेंसी में रखते हैं, लेकिन डॉलर में ज्यादा रखते हैं। ठीक, तो ये सब चीजें खरीदने के लिए हमें डॉलर चाहिए तो इसलिए रखते हैं। दूसरी बात, करेंसी स्टेबल रखने के लिए। ठीक है, अगर रुपया गिरने लगता है तो आरबीआई क्या करता है, डॉलर बेचकर रुपये को संभालता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था कि कैसे रुपए रुपए डॉलर को मार्केट में बेच के रुपया को संभाला जाता है। आपने मेरी पिछली क्लासेस अगर इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आरबीआई डॉलर को मार्केट में बेच के रुपए को संभालता है। अभी क्या किया है, ये स्टेप अपनाया गया है। ये जो रुपया इतना डी वैल्यू कर रहा था, इतना गिर रहा था, तो आरबीआई ने मार्केट में डॉलर बेच के रुपए को स्टेबल करने की कोशिश की, इसीलिए ज्यादा स्टेबल अभी दिख रहा है थोड़ा। ठीक, ये काम करता है फॉरेक्स रिजर्व। तीसरी बात, इकोनॉमिक क्राइसिस में सेफ्टी देता है। याद करिए 1991 का इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस, 1991 में इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस, भारत के पास बहुत कम रिजर्व था उस वक्त, फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम था। ठीक है, बोलते हैं कि 15 दिन तक का केवल फॉरेक्स रिजर्व था, इतना कम। ठीक, तो ऐसे संकट में सेफ्टी देता है, ऐसा संकट ना हो जाए। ठीक है, 1991 वाली जैसी हालत ना हो जाए। फॉरेक्स रिजर्व क्यों जरूरी है ये समझ में आ गया। तो एक लाइन में बात समझिए, केवल एक लाइन में, कि फॉरेक्स रिजर्व क्या है, देश का इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड है, बैकअप पैसा। जब भी आपसे पूछा जाए फॉरेक्स रिजर्व क्या है तो बस इतना बोलिए, इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड है ये। ठीक है, इमरजेंसी फंड में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और क्यों जरूरी है वो बताया कि किन किन पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। फॉरेन रुपया गिर रहा है, डिवैल्यू हो रहा है, तब यूज कर सकते हैं। बाहर से पैसे खरीदना, तो सामान लेना है, तब खरीद सकते हैं, इसका यूज करेंगे। ठीक, तो क्या क्या हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, फॉरेक्स रिजर्व हो गया। अब हम देखेंगे फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा क्या होता है। ठीक, राजकोषीय घाटा क्या होता है, अब देखिए राजकोषीय घाटा क्या होता है। फिजिकल डेफिसिट, सरकार जितना पैसा कमा रही है, कैसे कमाती है, टैक्स से, नॉन टैक्सेस से, फीस वगैरह लगा के, पेपर लीक करके, पेपर, मजाक मजाक को साइड में हटाइए, टैक्स वगैरह नॉन टैक्स से, ठीक, उससे ज्यादा खर्च कर देती है। कमाती कैसे है सरकार, मतलब करंट फिजिकल डेफिसिट का मतलब ये है कि जितना कमा नहीं रही है उससे ज्यादा खर्च कर रही है। कमा मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, एक मूवी है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो आमदनी कितनी अठन्नी है और खर्चा कितने में कर रहे हैं, रुपए में कर रहे हैं। तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो सरकार जितना पैसा कमाती नहीं है टैक्स नॉन टैक्स से, उससे ज्यादा खर्च कर रही है। ठीक, तो वो जो गैप बचता है, जो गैप बचता है उसको फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। अभी एक एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए गवर्नमेंट की इनकम कितनी है, 100 रुपए है। ठीक, टैक्स वगैरह नॉन टैक्स फिक्स फीस वगैरह लगा के 100 रुपया कमाई, तो गवर्नमेंट खर्चा कितना कर रही है, 150 रुपया। तो आपको दिमाग में आ गया 50 रुपया कहाँ से, ये 50 रुपये का जो गैप है इसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। ये 50 रुपये का जो गैप है इसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। 100 रुपया इनकम, 150 रुपया का खर्चा, और 50 रुपया जो बचा वो गैप है, वो फिजिकल डेफिसिट। अब बोलेंगे 50 रुपया आया कहाँ से, ये उधार लिया गया है, ये मार्केट से उधार ले लिया गया है, तो ये 50 रुपया उधारी है गवर्नमेंट का। अब देखते हैं ना, हर साल बजट पास होता है तो उसमें कुछ लिखा जाता है कि उधारी चुकाएंगे, तो ये फिजिकल डेफिसिट कम करने की बात की जाती है। अगर उधारी नहीं चुकाएंगे तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ता चला जाएगा। तो वो फिजिकल डेफिसिट को ही कम करने के लिए उधारी चुकाया जाता है, क्योंकि उधार लिया है। इनकम 100 है, आपकी मान लीजिए आपकी इनकम 100 है, लेकिन आपका खर्चा 150 रुपया हो गया। ठीक है, तो 50 रुपया कहीं से तो लाए होंगे, आप उधार लाए होंगे कहीं से जाके। ठीक, तो वो 50 रुपया उधारी है। जब देश में फिजिकल डेफिसिट की बात की जाती है कि गवर्नमेंट के ऊपर फिजिकल डेफिसिट इतना है, फिजिकल डेफिसिट इतना है, तो गवर्नमेंट के ऊपर उधारी उतना है, तो उधार चुकाना है। समझ में आ गया फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। ठीक, तो 50 रुपया जो है गवर्नमेंट का उधार है, उधार लिया हुआ है। अब देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी देखना है हमको। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट समझ लिया, फॉरेक्स रिजर्व समझ लिया, करंट अकाउंट डेफिसिट समझ लिया। अब हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या मतलब होता है। मॉनेटरी, मौद्रिक नीति क्या है, हिंदी में मौद्रिक नीति बोलते हैं। तो देश का जो सेंट्रल बैंक है, हमारे देश का इंडिया में आरबीआई, देश का सेंट्रल बैंक पैसा, इंटरेस्ट रेट, इसको कंट्रोल करता है। ठीक, जिससे क्या होता है, इकोनॉमी स्टेबल रहती है। इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए पैसा, इंटरेस्ट रेट, इसको कंट्रोल किया जाता है बाय द आरबीआई, आरबीआई कंट्रोल करता है। तो ये स्टेबिलिटी रखने के लिए, ये स्टेबिलिटी रखने के लिए
आरबीआई कुछ पॉलिसी टूल्स का इस्तेमाल करता है, ठीक, यूज करता है। उन पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। समझ में आया कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? पैसा, मनी हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, इनको कंट्रोल करता है, जिससे इकोनॉमी स्टेबल रहती है। तो ये स्टेबिलिटी बनी रहे, ये स्टेबिलिटी लाने के लिए आरबीआई जिन पॉलिसी और टूल का यूज करता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी टूल्स, ठीक। अब एक लाइन में याद रखिए, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब यानी कि पैसों को कंट्रोल करने का सिस्टम। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? पैसों को कंट्रोल करने का सिस्टम, ठीक है। अगर इसको कंट्रोल करेंगे तो क्या क्या होगा? इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन, ग्रोथ, जॉब, बैलेंस, ये सब बना रहेगा। इन्फ्लेशन बना रहेगा मतलब ये सब कंट्रोल में रहेगा। इन्फ्लेशन, ग्रोथ वगैरह, जॉब वगैरह बैलेंस होगा, ये सब बैलेंस किया जा सकता है इन सब चीजों को, ठीक। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई। आपको बोलेंगे पॉलिसी कौन बना रहा है तो आरबीआई बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बना रहा है? आरबीआई बना रहा है। तो समझ में आया मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, ठीक। क्यों किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी? इन्फ्लेशन, ग्रोथ वगैरह, जॉब्स वगैरह को स्टेबल रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, इन सब चीजों के लिए, ठीक। मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है? सवाल मन में बनना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है? दो तरीके से काम करती है। आरबीआई जो है दो तरीके से काम करता है इस पे, मॉनेटरी पॉलिसी पे। एक को बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरे का नाम है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कब लागू होता है? जब इकोनॉमी स्लो होती है, ठीक है। जब पैसा जो है ज्यादा मार्केट में सर्कुलेट करना हो, जैसे जब मान लीजिए इकोनॉमी स्लो है, इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्लो है, तो हम आरबीआई क्या करता है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो पैसा क्या करता है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? मार्केट में ज्यादा पैसा सर्कुलेट किया जाता है, भेज फेंका जाता है, मतलब दिया जाता है। तो कैसे किया दिया जाता है? तरीका क्या है? इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है, ब्याज दर कम किया जाता है। जब ब्याज कम होता है तो लोग दौड़ दौड़ के जाते हैं ना कि लोन लेंगे, लोन लेंगे, और ठीक, और वही ब्याज बढ़ा दिया जाए, मांगा बोल दीजिए 50% ब्याज, लेने जाएंगे नहीं, और बोल दीजिए 2% ब्याज, दौड़ के जाएंगे। तो इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है, तो क्या होता है? लोन लेना इजी हो जाता है, लोग ज्यादा खर्च करते हैं, ठीक है। ये क्या है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कब यूज होता है? जब इकोनॉमी स्लो होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर रिसेशन आ जाए, मंदी की स्थिति बन जाए, तब आरबीआई क्या है? इंटरेस्ट रेट कम कर देता है। बैंक क्या है? सस्ते लोन देने लगते हैं, और बिजनेस में लोग इन्वेस्ट करने लगते हैं। इससे क्या होगा? जॉब जॉब वगैरह बढ़ने लगती है, इकोनॉमी रन करने लगती है। दूसरा है कॉन्टेक्शनरी। दूसरा क्या बताया था? कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कब होता है? जब महंगाई बढ़ जाती है, तब इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है, तब इस पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कैसा? इसमें क्या होता है? पैसा सर जो मार्केट में बहुत ज्यादा फैला हुआ है, सर्कुलेट हुआ है, तो उसको कम करने की कोशिश करते हैं, मतलब कम पैसा देने की कोशिश, पैसा कम सर्कुलेट करने की कोशिश की जाती है कि मार्केट में ज्यादा पैसा ना हो, ठीक है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसलिए हम क्या करेंगे? कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 2% किया गया, तो आप कूद कूद के ले रहे थे, ठीक है, बहुत डिमांड बढ़ा दिया था, सब चीजों का महंगा होने लगा, ठीक। अब डिमांड को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, कहेंगे 50%, मतलब 50% करते नहीं, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ बस कि कर दे ज्यादा, तो आप नहीं लेंगे लोन, ठीक। तो लोन महंगा हो जाता है, लोग कम खर्चा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर पेट्रोल और सब्जी जो है महंगी हो जाए, ठीक है, पेट्रोल सब्जी महंगी हो जाए, तो आरबीआई क्या है? इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, धड़ल्ले से इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, लोन महंगा हो जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा, डिमांड कम, और प्राइस कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक। ठीक, अगर पेट्रोल और सब्जी महंगी हो जाए तो क्या होगा? आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, लोन महंगा, खर्चा कम, डिमांड कम, प्राइस कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब टूल्स क्या है? आरबीआई ये जो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कर रहा है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कर रहा है, किन टूल्स के अकॉर्डिंग, किस टूल्स के सहायता से करता है? कि पैसा मार्केट में बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर दिया, पैसा बहुत कम कर दिया, कैसे करता है? टूल कौन सा है? पहला है, आप फाउंडेशनल क्लास में पढ़ते हैं, रेपो रेट। रेपो रेट पढ़ते हैं, क्या होता है रेपो रेट? और इस रेट पे, रेपो रेट में क्या होता है? जिसमें आरबीआई बैंक को लोन देता है, ठीक। इसमें क्या होता है? आरबीआई बैंक को लोन देता है, ठीक। अगर रेपो रेट कम है तो लोन सस्ता होगा, तो ग्रोथ और ज्यादा बढ़ेगा। रेपो रेट बढ़ा दिया, ठीक है, तो लोन क्या होगा? महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम होगा इससे, ठीक है। इसमें क्या है? आरबीआई रेपो रेट में आरबीआई जो है बैंक को लोन देता है। मान लीजिए ज्यादा रेपो रेट कर दिया, सुनते होंगे न्यूज में कि रेपो रेट बढ़ा दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कि बैंक को लोन महंगा मिलेगा, तो नीचे भी वो महंगा ही देंगे, ठीक। तो अब सुनने में आ रहा है कि रेपो रेट जो है घटा दिया, यानी लोन सस्ता मिलेगा बैंक्स को, तो वो आपको यानी हमको और सस्ता लोन देंगे, ठीक। रेपो रेट कम होने का मतलब है लोन सस्ता मिलेगा, लोन सस्ता होगा, लोन सस्ता होगा तो ग्रोथ बढ़ेगा, यानी मार्केट में पैसा भेजा जा रहा है। रेपो रेट बढ़ा दिया, लोन महंगा हो गया, तो क्या है? मार्केट में पैसा नहीं ज्यादा जाना चाहिए, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, ठीक। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल देखिए, अगर रेपो रेट 6% से 5% हो गया, 6% से 5% हो गया, तो बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, ब्याज कम कर देते हैं,
क्यों? क्योंकि उन्होंने सस्ते में लिया तो आपको भी सस्ते में ही मिलेगा। होम लोन सस्ते हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। ठीक, तो ये है रेपो रेट। वही बढ़ा दिया जाए तो उल्टा हो जाएगा। दूसरा कौन सा टूल है? रिवर्स रेपो रेट। एक है रेपो रेट, एक है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट जिसमें क्या है, आरबीआई बैंक से पैसा लेता है। रेपो रेट में क्या था, इसका उल्टा। और यहाँ पे क्या है, आरबीआई जो है बैंक से पैसा लेता है, और रेपो रेट में आरबीआई बैंक को पैसा देता है। ठीक है, इसमें क्या है, आरबीआई बैंक से पैसा लेता है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, बैंक जो है आरबीआई में पैसा रखेगा, बैंक पैसा आरबीआई में रखेंगे। ठीक है, जब भी रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया जाएगा तो क्या करते हैं, बैंक जो है आरबीआई के पास पैसा जमा करवाते हैं। इससे क्या होता है, मार्केट में पैसा कम होता है। मार्केट में पैसा कम होने का क्या मतलब है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। मार्केट जब पैसा मार्केट में जाएगा ही नहीं, डिमांड ही नहीं बढ़ेगी। ठीक, और वही रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया जाए तो बैंक जो है आरबीआई के पास ज्यादा पैसा नहीं रख पाएंगे, उनके पास होगा तो हो सकता है लोन नीचे दे। तीसरा टूल क्या है, रेपो रेट समझ में आया, रिवर्स रेपो रेट समझ में आ गया। ठीक, रेपो रेट में क्या है, आरबीआई बैंक को पैसा दे रहा है। रिवर्स रेपो रेट में क्या है, बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करा रहे हैं। ठीक, तीसरा है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। ठीक है, इसमें क्या है, बैंक को अपना पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक, बैंक को बैंक को अपना पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। अगर सीआरआर बढ़ा दिया जाए, सीआरआर बढ़ा हुआ सुनने को मिलेगा, सीआरआर बढ़ गया तो बैंक के पास जो है लोन देने के लिए पैसा कम रहता है। ठीक, कि कुछ पैसा रिजर्व में रखना होगा, कैश रिजर्व रेशियो बोला जा रहा है इसको। चौथी बात, एसएलआर, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। ठीक है, ये आरबीआई के टूल्स हैं। ठीक है, एसएलआर, बैंक को कुछ पैसा क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना होता है। आपने बॉन्ड वगैरह सुना होगा ना, जीसेक वगैरह। ठीक है, तो उसको एसएलआर के माध्यम से बैंक को कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना पड़ता है। बैंक को अपने पास ही रखना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखते हैं वो। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, इकोनॉमी एक कार है। ठीक है, एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली सोचिए कि एक इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था एक कार है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, कार का ब्रेक प्लस एक्सेलरेटर है। ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, कार का ब्रेक और एक्सेलरेटर है। आरबीआई क्या है, ड्राइवर है। अगर कार स्लो हो रही है यानी इकोनॉमी स्लो हो रही है, ठीक, इकोनॉमी स्लो हो रही है तो एक्सेलरेटर दबाएगा, यानी एक्सेलरेटर यानी इकोनॉमी को चलाने के लिए क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट कम कर देगा ताकि मार्केट में पैसा जाए। अगर कार तेज भाग रही है यानी इकोनॉमी बहुत तेज चल रही है, डिमांड बहुत ज्यादा, इन्फ्लेशन होने का खतरा है, तो क्या करेगा, ब्रेक लगा देगा। ब्रेक कैसे लगाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, जिससे लोन महंगे हो जाएंगे, लोगों को नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो मॉनेटरी पॉलिसी कार का ब्रेक प्लस एक्सेलरेटर है, और ड्राइवर कौन है, आरबीआई। एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। ठीक है, तो एसएलआर समझ में आ गया आपको। अब मॉनेटरी पॉलिसी के साथ एक फिजिकल पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन कौन बनाता है, आरबीआई, और फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट, फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है। तो फिजिकल पॉलिसी का फोकस किस पे होता है, टैक्स, स्पेंडिंग वगैरह पे। मॉनेटरी पॉलिसी का इंटरेस्ट रेट और मनी वगैरह पे। तो जो गवर्नमेंट है वो भी, अगर इन्फ्लेशन वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, तो इकोनॉमी अगर बहुत ज्यादा स्लो हो रही है, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, तो वो फिजिकल पॉलिसी के थ्रू, यानी टैक्स कम ज्यादा करके, ठीक, पैसा मार्केट में स्पेंड करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, या इकोनॉमी स्लो है तो उसको तेज करने की कोशिश करती है। वो होता है गवर्नमेंट साइड यानी फिजिकल पॉलिसी, और एक आरबीआई साइड यानी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक, आरबीआई इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करके महंगाई कम ज्यादा करने की कोशिश करती है। ठीक, और फिजिकल पॉलिसी यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी, वो टैक्स ऊपर नीचे करके मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो समझ में आया होगा। अब चलते हैं, ये था पूरा का पूरा बेसिक जो आप फाउंडेशनल क्लास में पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक, तो ये मैंने बताया आपको बेसिक। अब ऊपर आइए, अब देखिए, अब मैं क्या बता रहा था यहाँ पे, टाइम बॉट नॉट प्रॉब्लम सॉल्व, इंडियाज बफर मैनेज कैन मार्केट नाउ बट हार्ड पॉलिसी चॉइस स्टिल अलाई है। ठीक है, क्या बताया था कोर मैसेज में कि आरबीआई और गवर्नमेंट ने कुछ टेम्परेरी मेजर्स लिए हैं, लेकिन मार्केट, जिससे मार्केट पैनिक नहीं कर रहा है अभी। ठीक, लेकिन फंडामेंटल प्रॉब्लम्स अभी भी मौजूद है। अभी हम फंडामेंटल प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो अभी इनके डिसीजन से, जैसे टेम्परेरी डिसीजन वगैरह लिया है, तो इससे क्या हुआ, जो मैं अभी बता रहा हूँ, आप देखिए तो समझ आएगा। आरबीआई ने 85 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व यूज किया, इससे रुपए डी वैल्यू करना रुका है। ठीक है, मतलब फॉरेक्स रिजर्व से निकाल के पैसा मार्केट में डाला, डॉलर। ठीक, ठीक है, और कैपिटल, इससे क्या हुआ, एफडीआई और एफपीआई दोनों बढ़े इसके इस मेजर से। ठीक है, और एक्सटर्नल डेफिसिट टेम्परेली मैनेज हुआ है, करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह। अब देखिए असली समस्या क्या है, अब समझ में आएगा असली समस्या क्या है। एक्सटर्नल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है आपको पता है, इंडिया ज्यादा इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, इससे क्या है, डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है। फिजिकल प्रेशर क्या है, सरकारी कर्ज, सरकार का खर्च बढ़ रहा है, सब्सिडीज स्कीम, यानी सरकार वगैरह बहुत ज्यादा सब्सिडी पे, स्कीम्स पे बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है। ठीक है, मतलब फिजिकल डेफिसिट बढ़ा,
जितना कमा नहीं रही है उससे ज्यादा खर्चा कर रही है। तो वो जो गवर्नमेंट की उधारियां हैं, जो मैंने बोला था कि 100 रुपया कमा रही है, 150 खर्चा कर रही है, और 50 रुपया आपका उसका फिजिकल डेफिसिट है, तो 50 रुपया ला कहाँ से रही है? उधार ला रही है, और उधार ला के क्या कर रही है? सब्सिडी स्कीम पे खर्चा कर रही है। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है? फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन का खतरा है। ठीक, क्योंकि मार्केट में पैसा जा रहा है। अब देखिए, इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ का डिलेमा, इसको पॉलिसी डिलेमा बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि सरकार के पास दो ऑप्शन है, प्राइस बढ़ाओ तो जनता नाराज, प्राइस ना बढ़ाओ तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। अब देखिए इसको, इसको एक पहले पॉलिसी डिलेमा को समझिए। प्राइस बढ़ाना और प्राइस ना बढ़ाना का मतलब क्या है? देखिए, पॉलिसी डिलेमा क्या है? सरकार के सामने दो रास्ते हैं। एक ऑप्शन है कि प्राइस बढ़ाओ, प्राइस बढ़ाने का मतलब है महंगाई बढ़ाओ। जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, बिजली है, गैस है, इनके दाम बढ़ गए। ठीक, इनके दाम बढ़ गए। ठीक है, और सब्सिडी कम करना है, सब्सिडी कम करना है। ठीक है, तो क्या है प्रॉब्लम? क्या है? जनता नाराज हो जाएगी, पेट्रोल बिजली गैस के दाम बढ़ गए, हमें सब्सिडीज कम करना है। ठीक है, ताकि हम फिजिकल डेफिसिट में ना जाए, इस फिजिकल डेफिसिट में ना जाए। सब्सिडीज हम उधार लेके सब्सिडी वगैरह दे रहे हैं, तो सब्सिडीज कम करना है, तो हम पेट्रोल बिजली गैस के दाम बढ़ा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? जनता नाराज हो जाएगी, और क्या है? इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा इन सब चीजों में, पेट्रोल बिजली में। तो पॉलिटिकल रिस्क है, यानी पॉलिटिक्स मतलब जो गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी अपना सरकार बनाई है उसके ऊपर रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क है। ऑप्शन दो, ना बढ़ाएं, प्राइस ना बढ़ाएं। दूसरा ऑप्शन, प्राइस ना बढ़ाएं तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। ठीक, यानी सब्सिडीज जारी रखना है। फिजिकल डेफिसिट बढ़ाने का मतलब है सब्सिडी वगैरह जो दिया जा रहा है वो जारी रखो। तो इससे क्या है? एलपीजी सस्ता रखेगा रहेगा, एलपीजी वगैरह सस्ता रहेगा, बिजली पर सब्सिडी देना, बिजली वगैरह पर सब्सिडी देंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? सरकार का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, और आगे चलकर इकोनॉमी पे प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो यही डिलेमा है, ये पॉलिसी डिलेमा है, क्या करें, प्राइस बढ़ाएं ना बढ़ाएं। ठीक है, तो यही डिलेमा है। क्यों? क्योंकि अगर महंगाई बढ़ाएंगे तो जनता परेशान, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो देश की इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी। समझ में? फिजिकल डेफिसिट कहाँ हो रहा है? सब्सिडी पे पैसा बहुत ज्यादा जा रहा है। प्राइस बढ़ाएंगे यानी पेट्रोल डीजल का ये सबका दाम बढ़ेगा, तो जनता नाराज होगी। पॉलिसी डिलेमा, इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ का डिलेमा। ठीक, ग्लोबल रिस्क, ईरान यूएस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ है। एल नीनो का घटना, ठीक है, खराब मानसून हो जाता है इसकी वजह से। फर्टिलाइजर शॉर्टेज, ये सब क्या है? इंडिया की ग्रोथ, इन्फ्लेशन दोनों का इम्पैक्ट करेगा। तो हम क्या देख रहे थे अभी? आरबीआई ने क्या किया? टेम्परेरी मेजर्स लिए, फॉरेक्स निकाल के, डॉलर वगैरह निकाल के रुपए को कंट्रोल करने की कोशिश किया है, पॉलिसी वगैरह किया है। ठीक है, एनडीएफ मार्केट को कंट्रोल किया है, इन सब चीजों पे। ये सब टेम्परेरी है। ठीक, जिसकी वजह से कैपिटल इनफ्लो वगैरह बढ़ा। लेकिन असली समस्या क्या है? एक्सटर्नल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिजिकल प्रेशर, सब्सिडी वगैरह, स्कीम वगैरह, ये सब। ठीक है, और ये पॉलिसी डिलेमा, इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ का डिलेमा, और ग्लोबल रिस्क, ये सब, ईरान, सप्लाई चेन, अल नीनो, फर्टिलाइजर शॉर्टेज, और एआई का इम्पैक्ट। सर्विसेज, जो सर्विस सेक्टर है उसमें बहुत सारे जॉब जा रहे हैं। ठीक है, आपने सुना ना कि अभी 16,000 कर्मचारियों को निकाल दिया है झटके में, तो एआई का इम्पैक्ट है, ये लॉन्ग टर्म रिस्क है। ये सब, इन सब पे काम करना है। एक्सटर्नल डेफिसिट पे, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट पे काम करना है, फिजिकल प्रेशर कम करना है हमें, ये इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ का डिलेमा हटाना है, ग्लोबल रिस्क को देखना है, यानी इंटरनेशनल रिलेशन इस मामले में जबरदस्त होना चाहिए हमारा। एआई का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक, ये सब मेन प्रॉब्लम है, इनको सुलझाना है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है अभी? ऊपर से झुंझुना हिलाना, कहते हैं ना, झुंझुना हिलाना, कि ये सब कर रही है। फॉरेक्स मार्केट में डालना, रुपए कंट्रोल करना, ये ठीक है, ये क्विक रिस्पॉन्स है, ठीक है, लेकिन इन पे ज्यादा ध्यान देना होगा। ये क्या है? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालने वाली चीजें, ये सब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालने वाली चीजें, जिन पे गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर नहीं देगी तो प्रॉब्लम होगा। ठीक, तो आरबीआई और गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं? ये अभी क्या कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म वाला मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ा लूज रख सकते हैं, फॉरेक्स रिजर्व यूज कर सकते हैं, रेगुलेशन से मार्केट कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो डैमेज कंट्रोल करने का मूड है, ये ठीक है। ये थोड़ा समय का, ये ठीक है कि अभी कुछ झटका लगा तो ठीक कर रहे हैं। और हमेशा हम यही करते हैं, थोड़ा झटका लगता है ठीक करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वाला सोल्यूशन हम भूल जाते हैं हमेशा। करना ये है, हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखना है। ठीक, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना, यानी इकोनॉमी मजबूत करनी है हमें, मेक इन इंडिया, टेक्नोलॉजी ग्रोथ, ये सब पे फोकस करना। इंटरेस्ट रेट रिफॉर्म करना, ये जो मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट पे फोकस करना है। मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट क्या है? मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट ये है कि मार्केट को डिसाइड करने दिया जाए, यानी डिमांड एंड सप्लाई को इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने दिया जाए। जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे कर रहा है ना, वो कह रहा है कि उनको, आरबीआई को अपने आप को पीछे हटा लेना चाहिए। मार्केट यानी डिमांड एंड सप्लाई को तय करने देना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा। ठीक है, ये आइडिया रिफॉर्म में है, मतलब ये आइडिया उन्होंने दिया है। मुझे ये पर्सनली ये आइडिया ज्यादा ठीक नहीं लगता है, मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जैसे वोलेटाइल मार्केट में ये मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उन्होंने सोल्यूशन दिया है, होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें मेरा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसको थोड़ा सा आरबीआई की कंट्रोल में रही तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, और दूसरा है आर्टिफिशियल कंट्रोल हटाना। ठीक, इससे क्या होगा? सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों इंप्रूव होंगे। टैक्स में रिफॉर्म करना, जैसे कैपिटल गेन टैक्स को सिंप्लीफाई करना, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना,
कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, मतलब कैपिटल गेन में बहुत सारे अमाउंट के अकॉर्डिंग वो गेन टैक्स बनाया गया, लेकिन ऊपर ऊपर से आप समझ लीजिए क्या है। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? ये आपने कोई एक प्रॉपर्टी खरीदी आज, मान लीजिए 100 रुपए में खरीदा, फिर आपने 10 साल बाद उसको 500 रुपए में बेचा, ठीक, 100 रुपए में खरीदा, 500 रुपए में बेचा, कितने का गेन किया आपने? 400। तो कैपिटल क्या है? गेन टैक्स। तो दीजिए टैक्स, इस 400 पे दीजिए टैक्स। 100 रुपए का खरीदा, 500 का बेचा, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? 400 का, तो दीजिए कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, ऊपर ऊपर से समझ लीजिए कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। ठीक। चौथी बात, फाइनेंशियल मार्केट डेवलप करना, बॉन्ड मार्केट डेवलप करना, इक्विटी बेस्ड डेब्ट बैलेंस इंप्रूव करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ईज करना, यूसीआईटीएस जैसे ग्लोबल फंड अलाउ करना। इंडिया में इससे क्या होगा? कैपिटल इनफ्लो बढ़ेगा। यूसीआईटीएस, यूसीआईटीएस का फुल फॉर्म क्या है? अंडरटेकिंग फॉर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज। ठीक, इनको अलाउ करना। ये आप फाउंडेशनल क्लास में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम कभी ना कभी एक वक्त लेके, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है यूसीआईटीएस, इसको आराम से करेंगे। ठीक है, लेकिन ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ मामला, ये याद रखिएगा। एक ग्लोबल फंड है, तो उसको अलाउ करने की बात की जा रही है, जिससे इंडिया में क्या होगा? कैपिटल फ्लो बढ़ेगा। ठीक। अब देखिए, अभी जो स्टेबिलिटी दिख रही है वो रियल स्ट्रेंथ नहीं है, वो सिर्फ क्या है? आरबीआई का इंटरवेंशन, यानी क्विक रिस्पॉन्स। जैसे कोई बाढ़ वगैरह आता है तो हम क्विक रिस्पॉन्स करते हैं ना, लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक ठीक वैसा ही है। ठीक, यानी टेम्परेरी कैपिटल इनफ्लो का रिजल्ट है। समझ में आया? मान लीजिए एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले चीटिंग करके पास हो गया, पास तो हो गया, ठीक, लेकिन नॉलेज अभी वीक है उसकी। पास तो कर गया, चीटिंग करके पास हुआ, नॉलेज वीक है। तो यही इंडिया की इकोनॉमी के साथ हो रहा है। ठीक है, टाइम बचा रहे हैं, टाइम टाइम बाई किया है हमने। टेम्परेरी रिफॉर्म करना टाइम बाई करना होता है। लॉन्ग टर्म रिफॉर्म करना क्या होता है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना होता है, कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हमने ढूंढ लिया, अब कर दिया उसके बारे में। ठीक। अब देखिए, ये हो गया, तो क्या हमने देखा कि अभी आरबीआई क्या कर रहा है? जो ये फॉरेक्स वगैरह में से पैसा डॉलर निकाल के बेच रहा, दे रहा है मार्केट में, एनडीएफ ऑफशोर मार्केट को लिमिट कर रहा है अभी। ये सारी चीजें जो है केवल और केवल टेम्परेरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? जो मैंने ये वाली चीजें बताई है, मेन प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने का ये असली समस्या क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट, फिजिकल प्रेशर, पॉलिसी डिलेमा में जो फंसे हुए हैं वो, ये जो ग्लोबल रिस्क है, ये सारी चीजें, एआई का इम्पैक्ट। ठीक, ये है मेन प्रॉब्लम, इनको सोल्यूशन करने का जरूरत है, इन पे ध्यान देने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये सब चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रीलिम क्वेश्चन आ रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि सीएडी यानी करंट अकाउंट डेफिसिट तब होता है जब किसी देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से अधिक हो जाता है। ठीक। दूसरा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने से देश की करेंसी मजबूत होती है। करंट अकाउंट डेफिसिट को फॉरेन इन्वेस्टमेंट से फाइनेंस किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा सही है? पहला सही है, तीसरा सही है, ऑप्शन बी। करंट अकाउंट बढ़ने से देश की करेंसी कैसे मजबूत होगी? मैंने बताया था कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने से करेंसी जो है कमजोर हो जाती है। ठीक। दूसरा, फॉरेक्स रिजर्व के बारे में, निम्नलिखित में से फॉरेक्स रिजर्व का उपयोग किस लिए किया जाता है? पहला, मुद्रा को स्टेबलाइज करने के लिए, एक्सटर्नल शॉक से बचाव के लिए, गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट को सीधे रिड्यूस करने के लिए। ठीक, तो पहला और दूसरा सही है, यानी ए ऑप्शन सही है। एक्सटर्नल फिजिकल डेफिसिट से सीधे रिड्यूस करने के लिए, ये इसके लिए नहीं होता, एक्सटर्नल शॉक से बचने के लिए, यानी इमरजेंसी के लिए, और रुपया जब कमजोर होता है उसके लिए फॉरेक्स से निकाल के हम पैसा मार्केट में डालते हैं। ठीक। तीसरा, एफडीआई और एफपीआई। एफडीआई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक। दूसरा, एफपीआई अधिक वोलेटाइल होता है। तीसरा, एफपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डायरेक्ट कंट्रोल देता है। तो कौन सा सही है? पहला और दूसरा सही है। एफडीआई लॉन्ग टर्म होता है, एफपीआई जो है शेयर मार्केट में लगता है। जो शेयर मार्केट में लगता है क्या है? वोलेटाइल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, कभी भी पैसा लेके भाग सकते हैं। न्यूज में पढ़ा होगा आपने, तो इससे तो आप आराम से इसको कर सकते हैं कि आप सुनने में आता है एफपीआई ने पैसा निकाल लिया, एफपीआई ने पैसा निकाल लिया, तो ये पैसा कौन निकाल लेता है झटके से? जो अनस्टेबल होते हैं। चौथी, फिजिकल डेफिसिट के संदर्भ में, फिजिकल डेफिसिट बढ़ने से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव हो सकते हैं? देखिए, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, मतलब सही नहीं कर रहा हूँ, बस ये मैं बता रहा हूँ। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, गवर्नमेंट बोरोइंग बढ़ सकती है, करेंसी हमेशा मजबूत हो जाती है। तो क्या ऑप्शन होगा? एक और दो। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है फिजिकल डेफिसिट से, मतलब बहुत ज्यादा मार्केट से उधार ले रहे हैं, और मतलब बाहर से पैसा उधार ले रहे हैं और मार्केट में खर्च कर रहे हैं। ठीक, तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। फिजिकल डेफिसिट क्या बताया था मैंने? गवर्नमेंट की उधारी, 100 रुपया कमाना, 150 रुपया खर्चा करना, 50 रुपया कहाँ से लाया? उधार से लाया। और उधार क्या कर रहा है? मार्केट में फेंक रहा है। उधार मार्केट में फेंक रहा है मतलब पैसा फेंक रहा है। तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, गवर्नमेंट बोरोइंग बढ़ सकती है। ठीक, तीसरा नहीं है, करेंसी मजबूत नहीं होगा। ठीक, उल्टा कमजोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या कर रहे हैं? डेफिसिट बढ़ा रहे हैं हम अपना। पांचवी बात, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी का संचालक कौन है? आरबीआई करता है। ठीक, इंटरेस्ट रेट को बदलकर इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाता है, इंटरेस्ट रेट को बदलकर इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाता है। तीसरा, मॉनेटरी पॉलिसी डायरेक्टली टैक्स को कंट्रोल करती है। तो कौन सा सही होगा? पहला और दूसरा। मॉनेटरी पॉलिसी डायरेक्टली टैक्स को ऐसे कंट्रोल करेगी। मैंने बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के अंडर आता है,
और टैक्स का सिस्टम किस में आता है, फिजिकल पॉलिसी में आता है, जो गवर्नमेंट देखती है। ठीक, पहला और दूसरा सही होगा। इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे किया जाता है, उससे इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल करते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी का संचालन आरबीआई करता है, ये भी बताया था। ठीक, पांचवा ये हो गया। अब देखिए एक मेंस का क्वेश्चन है जिसे आपको लिखना है, जरूर है। भारत ने हाल के समय में विदेशी मुद्रा भंडार यानी पूंजी प्रवाह तथा नियामती उपायों के माध्यम से अल्पकालिक आर्थिक स्थिरता को प्राप्त कर ली है, किंतु संरचनात्मक चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। ये है क्वेश्चन। इस कथन के आलोक में भारत की बाह्य क्षेत्रीय, एक्सटर्नल सेक्टर और राजकोषीय यानी फिजिकल कमजोरियों का विश्लेषण कीजिए, साथ ही दीर्घकालिक स्थिर एवं संतुलित विकास हेतु आवश्यक नीतिगत उपायों का सुझाव दीजिए। 250 वर्ड क्या क्या लिखना है इसमें? टाइम बाउंड बट नॉट प्रॉब्लम सॉल्व आइडिया, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। बॉडी में क्या होगा? एक्सटर्नल सेक्टर इशूज, कैड रूपी डिप्रिसिएशन, फिजिकल इशूज, डेफिसिट सब्सिडीज, इन्फ्लेशन प्रेशर, ग्लोबल रिस्क, जियोपॉलिटिक्स, एल नीनो, एआई इम्पैक्ट, ये सब। वे फॉरवर्ड में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, टैक्स रिफॉर्म, मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, ये सब। कंक्लूजन में सस्टेनेबल ग्रोथ वर्सेस टेम्परेरी स्टेबिलिटी, ये सब लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये मैंने जो ऊपर सब कुछ बताया है उसका इन्फोग्राफिक है। ठीक है, टाइम बाउंड नॉट प्रॉब्लम सॉल्व, ये बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, इसको अगर आप देख लेंगे एक बारी तो भी याद आ जाएगा। ठीक है, देखिए इंडिया इज मैनेजिंग फॉर नाउ, आरबीआई इंटरवेंशन, कैपिटल फ्लो, रेगुलेटरी मेजर्स, मॉनेटरी फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब यूज कर रहा है आरबीआई अभी, ये ऊपर बताया। और कोर प्रॉब्लम क्या है हमारी, कोर जिसपे हमें हिट करना है, ये है एक्सटर्नल डेफिसिट, फिजिकल प्रेशर, इन्फ्लेशन ग्रोथ डिलेमा, ग्लोबल रिस्क, न्यू एज चैलेंजेस। हमारी ये मेन प्रॉब्लम है, इस पे हमको सॉल्यूशन देखना है। और ये क्या है? टेम्परेरी। ठीक, क्या क्या करना है? वे फॉरवर्ड पॉलिसी प्रायोरिटीज, इनोवेशन, मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट, डेवलप फाइनेंशियल मार्केट, टैक्स रिफॉर्म, फिजिकल डिसिप्लिन, ये सब। की टेकअवेज क्या है? ये सब। और द बॉटम लाइन, स्टेबिलिटी टुडे इज एन अपॉर्चुनिटी, रिफॉर्म टुडे आर द फाउंडेशन ऑफ टुमारो। समझ में आया? ये पूरा इन्फोग्राफिक से पूरा जितना बताया इसमें एक नजर मार लेंगे, समझ में आ जाएगा। ये क्या है? ये है माइंड मैप। दोनों बहुत सारी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं ताकि आपको एक झटके में ज्यादा मेहनत ना लगे, एक बार देखे तो तुरंत याद आ जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, तुरंत उसके नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिए, आपके मेंस में आपके काम आ जाए, प्रीलिम्स में भी आपके काम आए। ये दोनों चीजों के लिए बनाया गया है, प्रीलिम्स में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, हाउ इंडिया मैनेजिंग फॉर नाउ एंड कोर प्रॉब्लम, वे फॉरवर्ड, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जम के लिखिए और हमसे जुड़िए, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करना है तो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।